हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन होता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास में जिस प्रकार का प्रश्न लिया गया है ना, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लिया गया, सेलेक्टेड लिया गया। अगर आप सभी को टारगेट ओनली 2024 में सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने जा रहा है। और यह जो सीरीज चलाया जा रहा है ना, जितने भी न्यू स्टूडेंट हो उन्हें मैं बता दूँ, यह सुबह और शाम यानी दोनों टाइम यह सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें आप सभी को हर चैप्टर से रीजनिंग का एक एक प्रश्न को कवर किया जाएगा और सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को ओनली 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा रीजनिंग का बस एक ही मूल मंत्र है कि अगर आप लोग अपने नंबर में, अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो इसके लिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर अगर आप लोग कट ऑफ पार करना चाहते हो, सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हो, तो आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करने की कैपेबिलिटी यानी क्षमता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यह क्षमता जब आएगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे वैसे प्रश्न पे जो इम्पोर्टेंट हो, सेलेक्टेड हो। और हमारे इस सीरीज के अनुसार आप सभी को सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड बताया जाएगा, जो लेटेस्ट टॉपिक पे आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में या आने वाले एग्जाम में जिस प्रश्न का, जो टॉपिक का प्रश्न उठा रहा है वही आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना और आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान देना, हर प्रश्न को आप लोग 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को मेरिट के उस पार भी कर सकता है और अगर आप लोग थोड़ा सा लूज किए तो मेरिट के इस पार कर सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 0.0009% आप सभी को या तो उस पार करेगा या इस पार करेगा, इसलिए हर प्रश्न को 100% क्लास में फोकस करना। चलो शुरू करते हैं। और आप लोग हमसे पहले आप लोग खुद से कोशिश करना आंसर पता करने का, और आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, समझते चलना। समझ रहे हो? चलो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि शब्दों का संबंध बताना है। इस तरह से शब्दों का संबंध बताना है जिस तरह से वर्षा का संबंध बादल से है, यानी कि इस तरह से समझना कि जिस तरह से वर्षा का संबंध किससे है भाई, बादल से है, उसी प्रकार उष्मा का संबंध यहाँ पे क्या होगा, समझ रहे हो। अगर इस तरह से ना समझ पाए हो तो इस तरह से भी समझना कि बादल का संबंध जिस प्रकार वर्षा से है उसी प्रकार यहाँ पे किससे संबंध, उष्मा से होगा। जिस प्रकार से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, पर आप सभी को राइट आंसर आना चाहिए, समझ हो ना। तो देखो, अगर हम बात करें बादल या वर्षा जो है वह किसका सोर्स है, यानी कि हमारे कहने का मतलब है ना कि वर्षा जो होता है वह किसके कारण होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो बोलोगे सर एक ही उपाय है कि बादल होना चाहिए, बादल होगा तभी वर्षा होगा। इसी प्रकार उष्मा का मुख्य स्रोत की बात करें कि उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, तो उष्मा का मुख्य स्रोत होगा सूर्य, यानी जिस प्रकार वर्षा का मुख्य स्रोत बादल होता है, उस उष्मा का मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। इस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो B4 बाहुबली। समझ रहे हो हमारी बातों को, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 2 नंबर का प्रश्न है ना, यह नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और नंबर सीरीज वाले प्रश्न में आप लोग कौन सा लॉजिक लगाओगे और किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, हमारी बातों को समझना। कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा 9 है, 18 है, 72 है, 200, 576 है, तो इसके बाद क्या होगा।
तो देखो क्या लॉजिक लगा रहा है ना, हमारी बातों को समझना। यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से सोचना कि या तो क्या हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर इसके साथ बढ़ रहा है ना, जो बहुत बड़ा बड़ा यानी संख्या में बढ़ रहा है। और जब आप सभी को लगे कि छोटा से डायरेक्ट इतना 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 बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना या स्क्वायर किया है या कहीं ना कहीं या गुना किया है। यही दो चीज़ पर फोकस करना है। तो देखो अगर आप लोग इस तरह से सोचो हमारी बातों को कि 9 से 18 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 9 में गुना का 2 किया 18 हो गया। समझना हमारी बातों को। फिर 18 से 72 हुआ तो क्या हुआ, तो 18 से 72 हुआ, यानी 18 में गुना का 4 किया, 18 चका 72। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। फिर देखो 72 से 576 हुआ तो गुना का क्या किया, तो देखो अगर 72 में गुना का 8 करोगे तो देखो 8 दूना 16, बाकी 1 8 सती 56, 1 57, 576 हो गया ना। अब जब इसी प्रकार 576 से अगला पद निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, तो देखो पहले गुना का 2 किया, फिर गुना का 4 किया, फिर गुना का 8 किया, तो इस बार गुना का 16 करना चाहिए। कितना करना चाहिए, गुना का 16 करना चाहिए। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से करना। देखो हमारी बातों को, देखो करो 16 85, 16 छक्का 96 के 6, बाकी रहा 9, और फिर कितना होगा 16 सते बरियोतल से 100 कितना होगा 12। तो देखो 9 2 11, 1 बाकी 1 1 2 और 1 121, 121 के यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, 1 होगा, फिर 12 क्या रहेगा साथ में रहेगा, फिर 16 पचे 80, और 80 और 12 कितना होगा 2 और 9 यानी 92, यानी 9 और 2 यानी 9216, 9216 बोले तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ हो ना हमारी बातों को। तो इस तरह से आप सभी को राइट आंसर पता कैसे चला, तो पहले गुना 2 किया, गुना 4, गुना 8, गुना 16 किया, इस सीरीज में चला, तो आपका राइट आंसर निकल के आया 9216, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक हर विद्यार्थी समझ जाना चाहिए। समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, और जो जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आप सभी को सुबह और शाम दोनों क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। सुबह का क्लास आप सभी को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है और शाम का क्लास आप सभी को 7 बजे प्रोवाइड कराया जाता है। समझो, तो इस तरह से आप लोग बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या पूछ रहा है आप सभी से, आपका एग्जामिनर कर रहा है इस बार कि इस बार अल्फा वर्ड का संबंध बताना है, यानी BEH से जिस प्रकार इतना संबंध है, इतना का उसी प्रकार यहाँ पे किससे संबंध होगा, जो क्या करना है आप सभी को बताना है। तो कैसे पता करोगे, किस तरह से करोगे, तो हमारी बातों को समझना इस तरह से कि जब भी अल्फ़ाबेट से आप सभी को पता करने आ जाए ना, तो बस हमारी बात को याद रखना कि आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जब भी रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से आ जाए, यानी ABCD का अक्षर से आ जाए प्रश्न, तो आप लोग को कुछ ना समझ में आए तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना और तब पता करना है कि इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है। जैसे कि हमारी बातों को समझो। देखो इसमें देखो, तो देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, E का 5 होता है और H का कितना होता है 8 होता है। समझो ना। आगे देखो K का 11 होता है, N का 14 होता है और Q का कितना होता है 17 होता है। अब देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है, तो बोलोगे कि अगर हम इसमें इस तरह से सोचें कि B से K की ओर गया, यानी कि 2 से 11 की ओर गया, तो क्या हुआ 2 से 11 की ओर गया तो प्लस का न हुआ, क्या हुआ प्लस का न हुआ। आगे देखो E से N की ओर गया, यानी E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और N का 14, तो 5 से 14 की ओर गया तो क्या हुआ, तो प्लस का न हुआ। समझो ना। अब इसी प्रकार H से Q की ओर गया, यानी H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8
और Q का 17, तो 8 से 17 गया तो क्या हुआ, प्लस का 9 हुआ। यानी कि सभी में अगर आप लोग +9 +9 +9 को ऐड करते हो तो इतना कोड वर्ड आ रहा है, तो इसमें भी +9 +9 ऐड करो। तो देखो F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और 6 में आप लोग प्लस का 9 करोगे तो 9 और 6 15, और 15 जो होता है वो अल्फ़ाबेट पोजीशन O का होता है, यानी कि यहाँ पे O दोगे। आगे हमारी बातों को समझना, यहाँ पे क्या है आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है 9, और 9 में आप लोग क्या करोगे 9 फिर जोड़ोगे, तो 9 और 9 18, और 18 जो होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन वह R का होता है, यानी यहाँ पर R दोगे। समझो ना। आगे देखो इसी प्रकार यहाँ पे क्या है L है, और L में भी क्या करोगे आप लोग प्लस का 9 जोड़ोगे, तो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, और 12 में आप लोग 9 जोड़ोगे तो 12 और 9 क्या होता है 9 2 11 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है U का होता है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो यहाँ पे क्या आया ORU कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी के लिए। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है और क्या प्रश्न पूछ रहा है, कर रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे बताना है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, इस भाट के जगह कौन सा ऑप्शन को आप चयन करोगे ताकि राइट आंसर का पता चल सके। तो कैसे सोचोगे आप लोग, तो इस तरह से सोचना, हमारी बातों को समझो कि अगर आप लोग 1 और 11 में इस प्रकार कैलकुलेशन करो कि 120 आ जाए, 2 और 7 में इस प्रकार कैलकुलेशन करो कि 45 आ जाए, 3 और 5 में इस प्रकार कैलकुलेशन करो कि यहाँ पे राइट आंसर का पता नहीं चल जाए। समझो ना। तो इसी प्रकार से करोगे तो कैसे लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से लॉजिक लगाना जैसे कि हमारी बातों को समझो। देखो अगर हम बात करें कि इस 1 और 11 को कैसे हम क्या करें कैलकुलेशन करें कि 120 आ जाए, तो कैसे करोगे, तो इस तरह से करना कि अगर हम 11 और प्लस का 1 करते हैं, समझो, यानी कि 11 इन दोनों को पहले जोड़ती हैं तो 11 प्लस का 1 करते हैं, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे गुना, और फिर क्या करेंगे 11 माइनस का 1 करेंगे। समझो ना। तो देखो क्या आएगा, तो 11 + 1 12, और गुने 11 - 1 10, जब 12 गुने 10 करोगे तो 120 आया, तो यहाँ भी 120 है, 120 है। समझ रही हो हमारी बातों को। अब यही लॉजिक इसमें अप्लाई करके लाना है 45 यानी 45 लाना है, तो देखो वही लॉजिक लगाएंगे, किस में लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है, फिर क्या करेंगे प्लस का 7 करेंगे, समझो ना, और फिर यहाँ पे इंटू यानी गुना होगा, और फिर 7 और माइनस का 2 करेंगे। इस तरह से करेंगे, यानी एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। तो देखो 7 + 2 9, और फिर गुना 7 - 2 क्या होगा 5, और जब 9 और 5 को क्या करोगे आपस में गुना करोगे तो कितना आएगा 9 × 5 = 45 यानी 45, यानी क्या आया 45, 45 यहाँ पे है, तो बोलोगे जी सर है। अब वही लॉजिक इसमें भी लगा के हम राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे ना, तो करो ना, तो देखो ना, समझना। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। जैसे कि 5 + 3 पहले जोड़ें और फिर यहाँ पे गुना होगा, और फिर क्या करेंगे 5 माइनस का 3 करेंगे, तो 5 + 3 8, और गुना 5 - 3 क्या होगा 2, और 8 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, 8 दूना का 16, जो कि क्या है बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझो ना हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है आपका एग्जामिनर। देखो 5 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न आप सभी को ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसको आप लोग किस प्रकार से सोल्यूशन करोगे, तो इस तरह से करना कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे प्रश्न कहेगा ना वैसे वैसे आप लोग करोगे, राइट आंसर आसान तरीका से पता कर लोगे। जैसे कि हमारी बातों को समझना। कराए पूनम
अक्षय से कहती है, पूनम है और एक अक्षय है, दोनों, यानी पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय और स्नेहा से किस प्रकार संबंध है जो बताना है। तो देखो यहाँ पे कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। कौन है? तो पूनम है। यहाँ पे पूनम है एक, और एक कौन है? तो एक अक्षय है। पूनम है, एक अक्षय है। समझो हमारी बातों को। अब प्रश्न क्या कर रहा है जो देखना, देखो अब प्रश्न कर रहा है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, अक्षय की कौन है? तो इकलौती बहन है, यानी बहन कौन है? तो एक ही बहन है। इस तरह से लिखते हैं, इस तरफ, यानी कि अक्षय की एक ही बहन है। समझ रहे हो ना, इकलौती बहन कर रहा है तो अक्षय की एक ही बहन है। इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा, यानी बहन की कौन? पुत्री, और पुत्री का नाम क्या है? स्नेहा है। स्नेहा है, समझो ना। स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। कौन कर रही है? पूनम कर रही है, अक्षय से कर रही है कि कल उसके अक्षय की इकलौती बहन को ताइक्वांडो में हराया था। अब प्रश्न क्या कर रहा है? अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, यानी या स्नेहा जो है अक्षय को क्या कहेगी, क्या कहेगी भाई? तो देखो यहाँ पे कौन है? तो ये माँ है, ये माँ होगी, और ये अक्षय कौन होगा? तो माँ का भाई, और माँ का भाई को क्या कहा जाता है? तो मामा कहा जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। स्नेहा अक्षय को मामा कहेगी। समझियो ना हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो इस तरह से आप लोग समझोगे ना तो आसानी भाषा से आप लोग राइट आंसर का पता कम समय में कर लोगे। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज बताना है कि जब इस आकृति के यहाँ पे मिरर इमेज लगाया जाता है, यानी दर्पण लगाया जाता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, कैसा बनेगा, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे पता करोगे? हमारी बातों को समझना कि मिरर इमेज में क्या होता है ना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी उल्टा पुल्टा होगा। तो देखो जब यहाँ पे यह मिरर लगाया है ना, तो यह फिगर उलट के इस तरफ आ जाएगा, और कैसा बनेगा? तो इस तरह से बनेगा कि देखो यह चतुर्भुज जो है ना, यह चतुर्भुज तो चतुर्भुज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 लाइन है ना, उलट के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यह जो ऐसे है ना, उलट के कैसे हो जाएगा? तो उलट के ऐसे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलो ऑप्शन ए नहीं, बोलो ऑप्शन सी नहीं, बोलो तो ऑप्शन का डी नहीं, ओनली 1 ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी एग्री कर रहे हो, समझ रहे हो यानी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है आपका एग्जामिनर? कर रहा है कि यह जो सीरीज है ना, अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है, और इस भाट के जगह क्या होगा? तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जब भी रीजनिंग का प्रश्न में अल्फ़ा वर्ड से कोई भी प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग उस प्रश्न का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना, और उसके बाद उसमें लॉजिक क्या लगा है जो पता करना। समझो ना हमारी बातों को। तो देखो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 25 होता है, टी की बात करें तो 20 होता है, पी की बात करें तो 16 होता है, और के की बात करें तो 11 होता है। अब देखो इसमें कि क्या लॉजिक लगा रखा है भाई। तो देखो अगर हम बात करें कि 22 से टी की ओर गया, यानी 25 से 20 की ओर गया, तो माइनस का 5 हुआ। समझो ना, 22 से टी गया यानी माइनस का 5। फिर देखो टी से पी की ओर गया, यानी टी का 20 और पी का 16, तो माइनस का 4 हुआ। तो अब आप सभी को कुछ समझ में आ रहा है कि देखो पहले -5 -4, तो इस बार आप लोग क्या करोगे? तो माइनस का क्या करोगे? माइनस का 3। तो देखो 16 में जब माइनस का 3 करोगे तो कितना आएगा?
तो 13 यानी कि 13 आएगा। और जब 13 आएगा तो 13 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो 13 अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एम का, यानी यहाँ पर एम दोगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। अब जब देखो इसके बाद यहाँ पे माइनस करोगे तो देखो -5 -4 -3, तो यहाँ पे माइनस का 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 13 में 2 घटाओगे 11, 11 है ना। तो इसका मतलब कि जब हम इस सीरीज में -5 -4 -3 -2 इस तरह से चलें तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एम निकल के आया। और एम जो है वह आपका राइट आंसर है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो ना हमारी बातों को, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है आप सभी से। 8 नंबर का प्रश्न देखो, 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, एक ऑप्शन अलग होगा, और जो ऑप्शन अलग होगा ना वही ऑप्शन का आप सभी को चयन करना है। तो कैसे करोगे, तो हमारी बातों को समझना। यहाँ पे देखो 725 है, 840, 632 और 475 है, तो इसमें क्या अलग लग रहा है, तो कैसे यहाँ पे आप लोग छांटोगे। तो देखो अगर हम बात करें कि जब भी अंकों में आप सभी को विषम संख्या छांटने के लिए कहा जाए ना, तो आप लोग इस तरह से समझना कि आप लोग पहले कोशिश करना कि क्या कहीं किसी का वर्ग है, या क्या कहीं क्यूब किया है, या कहीं अभाज्य है, कहीं भाज्य है। फिर अंत में ना समझ में आए तो विभाज्यता का नियम लगाना, यानी क्या किससे विभाजित हो रहा है और कौन किससे नहीं हो रहा है। तो देखो अगर हम बात करें तो ना कहीं हमें वर्ग दिखा, ना कहीं हमें क्यूब दिखा, यानी कि इस तरह से ना कहीं हमें एक समान अभाज्य दिखा और एक समान भाज्य दिखा, ये सब नहीं दिख रहा है। तो अंत में क्या पोजीशन बचा कि विभाज्यता का नियम। तो देखो क्या क्या कहीं कौन कौन कट रहा है, तो देखो 2 से तो कट रहा है, 5 से देखो अगर, तो 5 से देखो तो क्या कट रहा है, तो 5 की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे देखो कौन नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर 5 से बात करें तो 5 एकम 5, ये हो गया 5 चौका 20, 5 पचे 25, ये कट रहा है। और इससे देखो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 5 40, ये भी कट रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो 5 एकम 5, 5 दूना का 10 और 5 छक्का 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना, जब इसमें हम 5 करते हैं तो यह नहीं कट रहा है। अब ऑप्शन डी के देखो तो 5 40, 5 नमा का 45 और 2 5 पचे 25, यानी ये भी कट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यह 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है। इस तरह से आप सभी को लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा समझो ना हमारी बातों को। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना कि 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है नहीं बना सकते हो आप लोग। तो क्या करोगे, फटाफट आप लोग 2 सेकंड में चेक कर लोगे। देखो क्या है, BASE, BASE यानी कि ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। LOSE, LOSE यानी ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी की बात करें BOSE, BOSE यानी ऑप्शन सी भी बनाया जा सकता है। अब बचा ऑप्शन डी को चेक करो तो SOLVE देखो है, लेकिन भी इसमें कहीं नहीं दिखा, यानी ऑप्शन डी जो है यह नहीं बनाया जा सकता है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है ना, समझना। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है और इसमें आप सभी को थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। कथन कर रहा है, लेकिन एक बात आप लोग याद रखना कि जो कथन कहेगा
उसी के अनुसार आप लोग निष्कर्ष पे जाना, ना कि कथन पे अपने मन से थोड़ा सा स्मार्ट बन जाना या मेरे मन से थोड़ा सा स्मार्ट बन जाना, कतई नहीं। क्या करना है कि जो कथन कहेगा उसी के अनुसार निष्कर्ष पे जाना है। इतना बात याद कर लेना, समझो ना। देखो क्या कर रहा है कथन कर रहा है, परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। कर रहा है ना कि परिश्रमी व्यक्ति को, जो परिश्रम व्यक्ति होता है, राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। समझो ना हमारी बातों को। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है। तो देखो जब यहाँ पे कहा, उदाहरण दे रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलता है। जब राजू की तरह पुरस्कार मिलेगा तो राजू क्या है, परिश्रमी है, तभी तो परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। यानी निष्कर्ष एक क्या है, सही है, यानी राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है। अब निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है, प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब देखो बताओ हमारी बातों को कि प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये कहीं कथन में कहीं भी उल्लेख है यानी वर्णित है कि परिश्रम यानी कठिन यानी प्रत्येक, कहीं कथन में इसका रूबरू है नहीं ना है। यानी कहे ना कि थोड़ा सा अपना दिमाग से ओवर स्मार्ट नहीं बनना और मेरे दिमाग से ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ओवर स्मार्ट जब भी बनना तो जो कथन कहेगा उसके अनुसार ही बनना। यानी कि क्या है, निष्कर्ष 2 बिल्कुल गलत है। यानी वनली वन क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी एग्री कर रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक करके अपना अटेंडेंस बना देना और कमेंट जरूर करना। देखो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई, 11 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि TRIANGLE को इतना लिखा जाता है और इतना को कैसे लिखा जाएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। यानी कर रहा है ना कि अगर इतना का कोडवर्ड इतना है तो इतना का कोडवर्ड क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग सोचना पड़ेगा कि इतना को इतना लिखा तो लिखा कैसे, यानी किस प्रकार लिखा, तो समझ हो ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, T है, R है, I है, A है, फिर क्या है, N है, फिर क्या है, G है, L है, E है। समझो। अब इसका कोडवर्ड में क्या लिखा, तो कोडवर्ड में लिखा T लिखा, U लिखा, B लिखा, J लिखा, H लिखा। एक मिनट इस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ और नीचे देखो क्या है, S है, U है, फिर B है, फिर J है, H है, फिर O है, F है, M है। एक मिनट M है। अब देखो आप लोग सोचोगे कि इतना से इतना लिखा तो लिखा कैसे। ऐसे करने के लिए हम क्या बता चुके हैं आप सभी को कि जब भी आप सभी को अल्फ़ाबेट से ऐसे प्रश्न मिले ना तो आप लोग पहले इसमें लॉजिक लगाने के लिए, कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग क्या करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि हमारी बातों को समझो, टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, एक मिनट, टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो टी का 20 होता है। एक मिनट, टी का कितना होता है, तो टी का 20 होता है। फिर आर की बात करें तो आर का 18 होता है, आई की बात करें 9 होता है, एक की बात करें 1 होता है और एन का 14 होता है। आगे देखो जी की बात करें तो 7 होता है, एल जी की बात करें तो 7 होता है, एल की 12 होता है और ई का कितना होता है, 5 होता है। इतना हमारी बातों को समझो ना। अब आप लोग इस पे आ जाओ। एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, यू का 21 होता है, बी का 2 होता है, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, एफ का 6 होता है और एम का 13 होता है। अब आप लोग इसमें लॉजिक लगाओगे, बिल्कुल आसान से आंसर आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा। कैसे, तो देखो अगर इस तरह से देखो कि टी से यू की ओर गया तो +1 किया। समझो ना, हमारी बातों को समझना है। टी से यू गया यानी एक वर्ड छोड़ के दूसरे पर गया यानी +1, या 20 से 21 गया यानी टी से यू गया। अब इस प्रकार देखो आर से +1 किया यानी आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 में 1 जोड़ा 19, तो आर से क्या हुआ, एस किया। यानी इस प्रकार से
अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है 9, 9 से कहाँ गया तो जे पे, यानी 9 से 10 गया तो क्या हुआ यहाँ भी प्लस का बन किया। और इसी प्रकार 1 से देखो कहाँ गया तो ए से बी पे गया, यानी यहाँ भी प्लस बन किया। यानी इस तरह से तिरछा तिरछा जा रहा है ये, लेकिन एक प्लस प्लस कर रहा है। अब इसी प्रकार देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, तो 14 से 15 पे गया यानी ओ गया, तो इसका 14 है यहाँ पे 15 है, समझ लो ना। उसी प्रकार देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 है और 7 में 1 जोड़ा तो 8 यानी एच हो गया। आगे देखो एल का 12 होता है, 12 से एम पे गया तो 12 का एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, एम का 13 तो 12 से 13 हो गया, समझो ना। अब इसी प्रकार ई से एफ पे गया यानी ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 यानी 5 से 6 गया। यानी क्या किया ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी क्रॉस कर दिया, एक छोड़ के एक लिखा और दूसरे छोड़ के पहले पे आ गया। लेकिन क्या किया इसके साथ साथ, तो इसके साथ प्लस बन किया और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिखते गया, समझो ना हमारी बातों को। तो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे इसमें भी वही करेंगे, यानी एक क्रॉस करेंगे और प्लस का बन करेंगे, समझो ना हमारी बातों को। तो देखो क्या है यहाँ पे सी है ओ है एम है पी है यू है टी है ई है आर है, कंप्यूटर है। अब आप लोग क्या करो तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन थोड़ा सा स्पीड में लिखो। देखो सी का कितना होता है 3 होता है, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 है। थोड़ा सा स्पीड करोगे एग्जाम हॉल में, समझो ना इस तरह से। अब आप लोग क्या करो तो तिरछा तिरछी लिखो, जैसे कि देखो ओ दूसरे में था तो यहाँ पे लिखो और ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, लेकिन एक प्लस करना है तो 15 1 16 और 16 जो होता है वह पी का होता है। अब यहाँ पे दूसरे यहाँ पे आ जाएगा तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4 और 4 जो होता है वह डी का होता है यानी डी दोगे। फिर देखो पी का 16, 16 में 1 जोड़ोगे 17, 17 होता है किसका तो 17 होता है किसका तो क्यू का, यानी क्या दोगे यहाँ पे क्यू दोगे, समझो ना। फिर देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, 13 में 1 जोड़ोगे 14, 14 किसका होता है एन का, यहाँ पे एन दोगे, समझो ना। फिर देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 में 1 जोड़ोगे 21, 21 जो होता है यू का, और फिर 21 में 1 जोड़ोगे 22, 22 जो होता है भी का। फिर देखो आर का 18, 18 में 1 जोड़ोगे 19 और 19 जो होता है एस का, और यहाँ पे ई जो है 5 और 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 जो होता है एफ का, किसका होता है एफ का। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, तो पी डी क्यू एन यू वी एस एफ की बात करें तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा तो पी डी क्यू एन यू वी ई एस, यानी ऑप्शन नंबर बोले तो क्या होगा डी होगा, जो कि राइट आंसर है। समझ रहे हो ना हमारी बातों को यहाँ तक सभी स्टूडेंट। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। बाबू यहाँ पे समझना होगा कि विषम की पहचान करें, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन अलग होगा, और वही अलग ऑप्शन को पता करोगे। तो कैसे करोगे हमारी बातों को समझना। देखो अगर हम बात करें अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रबंधक, यहाँ पे देखो यह प्रश्न है ना, यह प्रश्न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। अगर बता दे तो यह प्रश्न एसएससी एमटीएस का प्रश्न है, और यह प्रश्न में एसएससी वाले जो होते हैं बोर्ड का मैनेजर, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर प्रबंधक लगाया यानी इस तरह से इसमें लॉजिक लगाया है ना कि यहाँ पे देखो अध्यापक, डॉक्टर और वकील, ये तीनों एक प्रकार का पेशा है। क्या है एक प्रकार का क्या है पेशा है, लोगो है। लेकिन प्रबंधक की बात करें तो प्रबंधक भी हो सकता है एक प्रकार का पेशा, लेकिन जो बोर्ड मैनेजमेंट होता है एसएससी वाले, वह ना इसका आंसर लगाया है प्रबंधक। यानी
इस प्रकार से आप लोग राइट आंसर यहाँ पे लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी। तो बोलोगे सर लॉजिक क्या हम लगा सकते हैं, किस आधार पे हम राइट आंसर बोलेंगे डी होगा? तो यही लॉजिक लगा सकते हो कि अध्यापक, डॉक्टर और वकील जो एक प्रकार का क्या है, पेशा है, और प्रबंधक की बात करें तो यह पेशा में नहीं आता है। इस तरह से बोर्ड सोचा होगा, तभी तो लगाया है ना प्रबंधक, समझो। तो राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। देखो 13 नंबर का प्रश्न जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे करना, और यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, और डायरेक्शन वाले में कुछ पॉइंट हमारी याद रखना। देखो किस तरह से याद रखोगे, इस तरह से कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर मैं पूर्व कहता हूँ और इधर मैं पश्चिम कहता हूँ। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हमें करना है। तो कर रहा है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है और 3 किलोमीटर कहाँ चला, तो पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम कहाँ होगा, तो इधर होगा। और इधर कितना चला भाई साहब, 3 किलोमीटर चला, समझो ना। फिर देखो कर रहा है, फिर दक्षिण को ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी दक्षिण की ओर मुड़ेगा, यानी कि यहाँ से दक्षिण मुड़ेगा तो कहाँ होगा, नीचे की ओर। और कितना चला, तो दक्षिण की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, यानी 7 किलोमीटर करा है। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी पूरब की ओर मुड़ जाता है तो पूरब इधर है, और कितना चलता है, तो 3 किलोमीटर, यानी इधर चलता है। हमारी बातों को गौर करना। करा फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ जब पहुँच गया तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर किधर कहते हो, तो इस तरफ को दाईं ओर कहते हो। और कितना चला, तो 5 किलोमीटर। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाओ कि क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है ना इस तरह से समझना कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी प्रारंभिक स्थिति कहाँ था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। तो प्रारंभिक स्थिति देखो यहाँ था, अब अभी मौजूद है यहाँ पे, तो वह किस स्थिति से, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। तो देखो अब कहाँ है, वह नीचे की ओर है, यानी प्रारंभ किया था यहाँ से, है यहाँ, यानी नीचे की ओर। और जब नीचे की ओर होगा तो वह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ नीचे की ओर दक्षिण कहा जाता है। अब दूरी की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच 7 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच कितना होना चाहिए, 7 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर, तो 7 और 5 12 किलोमीटर, लेकिन किस दिशा में, नीचे की ओर, यानी दक्षिण दिशा में। और बोले तो राइट आंसर होगा 12 किलोमीटर दक्षिण की दिशा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही होगा। समझे हो ना हमारी बातों को, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना। देखो ये हो गया था 13 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या करा है ना, यह जो है ना नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और इसमें तो आप सभी को थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, जैसे कि हमारी बातों को समझना। पहले आप लोग सोचो कि यह जो सीरीज है किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, और जब इंक्रीज हो तो कैसे करोगे, कैसे समझोगे, हमारी बातों को समझना। देखो अगर हम बात करें कि 2 से 5 गया तो क्या हुआ, तो 2 से 5 गया, फिर 5 से 12 गया, फिर 12 से 27 गया, उसी प्रकार 27 से आगे क्या होगा। तो जो इसमें लॉजिक लगाया, जो इसमें वही ना इसमें लगाओगे, तो कैसे पता करोगे। तो देखो अगर हम बात करें कि 2 से 5 गया, तो चलो मैं 2 से 5 जाता हूँ तो गुना का 2 करता हूँ और प्लस का गुना का 2 करता हूँ और प्लस का 1 करता हूँ। तो देखो 2 गुना का 2 4 और 4 प्लस का 1 5, 5 हो गया। इसी प्रकार जब हम 5 से 12 की ओर चलते हैं तो क्या करते हैं, गुना का 2 करते हैं, तो 5 दुना का 10 और प्लस का 2, तो 10 और 2 12। और जब हम 12 से 27 की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, गुना का 2 करते हैं, तो 12 दुना का 24, लेकिन यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे तो 27। अब देखो सीरीज आप सभी को पता चल गया होगा कि किस प्रकार का है।
तो गुना का 2 + 1, गुना का 2 + 2, गुना का 2 + का 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का 2 और प्लस का 4 करेंगे इस तरह से। तो देखो 27 दूना का, तो 27 × 2, 27 दूना का 54, और 54 और 4 कितना होगा, 58 यानी 58। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो ना हमारी बातों को, आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर डी आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 15 नंबर का प्रश्न जो है ना बाबू, कर रहा है संबंध बताना है शब्दों का। कैसे करोगे, तो इस तरह से सोचोगे कि पीला का संबंध नींबू से जिस प्रकार है, या तो फिर इस प्रकार से सोचोगे कि नींबू का संबंध पीला से इस प्रकार है, उसी प्रकार बैगनी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, या किससे संबंध यहाँ पे बैगनी से होगा। आप लोग जैसे चाहो वैसे लॉजिक लगाओ, ओनली वन राइट आंसर आना चाहिए। तो कैसे सोचोगे, तो देखो या तो इस तरह से सोचो कि पीला की बात करें नींबू से, यानी नींबू जो होता है वह कैसा होता है, तो पीला होता है। इसी प्रकार देखो ऑप्शन के अनुसार कि बैगनी जो होता है वह कौन होता है, तो बैगनी सेब, सेब है यहाँ पे, सेब तो होता ही नहीं, आम होगा नहीं, प्याज होगा नहीं। तो ओनली वन जिस प्रकार नींबू पीला होता है, बैगन यहाँ पे है, बैगन कैसा होता है, तो बैगन यहाँ पे बैगनी होता है। राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब की याद करें, मिरर इमेज बताना है कि यहाँ पे इस प्रतिबिंब का अगर यहाँ पे मिरर लगाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो आप सभी को बताना होगा, सोचना समझना होगा। तो देखो मैं एक बात बताता हूँ कि मिरर इमेज में क्या होता है ना, यानी दर्पण प्रतिबिंब में दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाएगा, यानी उल्टा पुल्टा होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो, तो इस तरह से लगाना, हमारी बातों को समझना कि देखो यह क्या है, एक चतुर्भुज के अंदर क्या है, तो चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज है। त्रिभुज का लुक कैसा है, तो देखो इस तरह से अगर त्रिभुज है तो जब यहाँ पे दर्पण लगाओगे ना, यहाँ पे दर्पण लगाओगे तो त्रिभुज सेम का सेम ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो दो त्रिभुज है ना, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो रंगा भाग इस तरफ है ना, रंगा भाग इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो रंगा भाग कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और ये जो सादा भाग मतलब थोड़ा थोड़ा सा रंगा हुआ भाग है ना, वह इस तरह से, कैसे, इस तरह से रेखा पारा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा इस भाग में। समझो ना। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो बोलोगे सर ये तो त्रिभुज उलट गया, ये उलट गया, यानी ये भी उलट गया। अब बचा ऑप्शन सी, अब बचा ऑप्शन का डी। तो इसमें किस तरह से यहाँ पे देखोगे, तो देखो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे फोकस करोगे ना अपना नज़र को, तो देखो यहाँ पे जो है ना, यह रंगा हुआ भाग कम है, लेकिन ये जो रंगा हुआ भाग ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो यही ज़्यादा रंगा हुआ भाग है, ये कम रंगा हुआ भाग है। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए ये वाला भाग पूरा देखो रंगा हुआ, और ये वाला भाग किस में है, तो ये यहाँ पे रंगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो जब इसका मिरर इमेज निकालोगे यानी इस प्रतिबिंब का, तो ऑप्शन सी की तरह बनेगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझो ना हमारी बातों को यहाँ तक। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, लुप्त अंक ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है। क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे भाट निकालना इस तरह से, तो यहाँ पे समझना कि जिस तरह से 7 और 14 को कैलकुलेशन करके 4 लाया, 14 12 कैलकुलेशन करके 9 लाया, 6 24 कैलकुलेशन करके यहाँ पे राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना, तो करो ना, तो समझो ना। देखो यहाँ पे क्या है, 14 है और 7 है। अब आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि 14 और 7 में किस प्रकार कैलकुलेशन करो कि यहाँ पे 4 आ जाए।
तो कैसे करोगे, तो इस तरह से करना कि अगर आप लोग इस 14 को भाग करते हो 7 से तो कितना प्राप्त होता है, यानी 14 में 7 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। लेकिन आपको चाहिए 4, तो 4 लाने के लिए 2 का स्क्वायर करो, देखो 4 आ गया। बोलोगे जी सर 4 यहाँ पे आ गया। अब इसी प्रकार इस 12 में 4 से भाग दो, यानी इस 12 में भाग कितना से दो, 4 से, तो जब 4 से भाग दोगे 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे है 9, तो 9 लाने के लिए स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पे 9 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब वही लॉजिक इसमें लगाओगे, यानी कि क्या करोगे, 24 में भाग दोगे कितना से, 6 से दोगे, तो 24 में 6 से भाग दोगे कितना आएगा, 6 चौका 24 4 आएगा। और पुनः 4 का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो बोले तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली जो कि 16 होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ हो हमारी बातों को यहाँ तक सभी स्टूडेंट। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना बाबू क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न देखो है ना, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और जब ब्लड रिलेशन का इस प्रकार से ABC करके दे तो आप लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना, राइट आंसर ईजी तरीका से, आसान तरीका से आ जाएगा। कैसे, तो देखो करा C B की पत्नी है, C जो है B की पत्नी है। यह जो C है ना, यह किसकी पत्नी है, तो यह B की पत्नी है। जब पति पत्नी है तो प्लस होगा, लेकिन कौन पति पत्नी है इसको पता लगाने की क्या करोगे, तो देखो C B की पत्नी है, C जो है ना पत्नी है तो माइनस, और किसकी पत्नी है तो B की पत्नी है, यानी B की पत्नी होगा तो ये पुल्लिंग होगा। समझ लो ना। अब देखो समझ में आ गया कि B पति है और C पत्नी है। इस तरह से करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगा। आगे देखो ये हो गया। अब कर रहा है कि E C का बेटा है। E जो है ना किसका बेटा है, C का बेटा है, यानी C का बेटा कौन है भाई, तो E है। बेटा है तो प्लस होगा। समझ लो ना। आगे देखो क्या कर रहा है, A B का भाई है। A जो है B का भाई और D का पिता है। देखो हमारी बातों को समझना, A जो है ना, A जो है B का क्या है, B का भाई है, यानी A जो है B का भाई है, यानी कि भाई होगा तो प्लस होगा। और D का पिता है, D का पिता कौन है, A है, यानी D का पिता है, यानी D यहाँ पे होगा। और D का पिता कौन है, A है। समझ लो ना। अब आप लोग आ जाओ कि फाइनल आखिर प्रश्न हमसे पूछना क्या चाहता है, परिणाम क्या चाहता है। तो देखो एग्जामिनर आपसे परिणाम यही चाहता है कि E का D के साथ क्या संबंध है, यानी जो D होगा E को क्या कहेगा। तो देखो D यहाँ है, E यहाँ है, D जो है E को क्या कहेगा, तो देखो D के पिता और पिता के भाई और भाई का पुत्र, यानी ये कौन हो गया, पिता हो गया, ये चाचा हो गया। और चाचा का बेटा क्या कहेगा, तो चाचा का लड़का को क्या कहा जाता है, तो चचेरा भाई। और जब चचेरा भाई कौन सा ऑप्शन में है, तो बोले तो D4 देवसेना, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D चचेरा भाई। समझ रहे हो ना हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है इस बार कि इस बार आप सभी को संख्याओं का संबंध बताना है। कैसे भाई, तो इस तरह से कि 5 से 130 आप सभी को लाना है। जिस तरह से लाओगे 6 से उसी प्रकार यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे राइट आंसर क्या करोगे, पता करोगे। तो कैसे करोगे, तो हमारी बातों को समझो इस तरह से। देखो अगर यह जो प्रश्न है आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप लोग 5 से 130 लाना चाहते हो तो किसके करीब जा सकते हो, तो बोलोगे सर किसके करीब जा सकते हैं, जो हमें बर्बाद ना करे। जैसे कि किसके करीब, तो टीचर के करीब जाओगे, हमेशा आबाद करेगा। जैसे कि देखो 5 जो है वह किसके करीब जाएगा, तो 130 आएगा। तो बोलोगे सर 5 जो है वह 5 का क्यूब के करीब जाएगा तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो 125 आएगा, यानी 125 आएगा। इस तरह से। लेकिन आपको चाहिए कितना,
तो 130 चाहिए, तो 130 चाहिए के लिए आप लोग +5 करोगे तो 130 आएगा, यानी कि 130 आएगा, यानी 130 आएगा। 130 आ गया यहाँ पे 130। अब वही प्रकार आप लोग को यहाँ करना है कि 6 से यहाँ पे जो लॉजिक इसमें लगा है ना, वही लॉजिक इसमें लगाना है। तो क्या किसके करीब जाओगे, तो 6 का करीब जाओगे। और जब 6 का करीब जाओगे तो 6 का करीब जाओगे यानी 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 6 का क्यूब किया तो 216 आया। क्या आया, 216। और 216 में फिर प्लस हमें कितना जोड़ना है, तो इतना जोड़ना है कि यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 5 था उसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिए हो, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो 6 है उसी को यहाँ पे जोड़ो ना। तो देखो 6 6 12 2 और 1 1 2 और 2 यानी 22 2 2 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि 222 होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। इस तरह से आप लोग को राइट आंसर पता करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आप लोग देखो क्या है। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न जो है ना, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि दिए गए शब्दों में विषम पहचान करना है। बोतल है, कप है, जार है, फनल है। अब बताना है कि इन चारों में सबसे अलग कौन होगा। और सभी प्रिय स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अति आवश्यक है बताना। और जो नहीं बताएगा उसका अगले क्लास में अटेंडेंस लगाएंगे अलग तरीक़ा से। समझो ना हमारी बातों को। तो चलो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की हो लाइक कर देना, और जो वीडियो को लाइक नहीं की हो लाइक कर देना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। और हाँ, कमेंट में बताना यह क्लास आप सभी को कितना अच्छा लगा, कितना % आप सभी के एग्ज़ाम से हेल्पफुल साबित होगा। तो हमारे प्यारे से एक कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। सभी प्रिय स्टूडेंट से यही अनुरोध है। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।